अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं समा न्यूज़ और मुझे कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। ज़ोर का जोड़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खबर यह है कि एक तो पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया, चूँकि कल से तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और साइम अयूब अपने टेस्ट करियर का आगाज़ कर रहे हैं। ऑफ स्पिनर साजिद खान को भी टीम में शामिल किया गया है। शाहीन आफरीदी पाकिस्तान के सबसे अच्छे नुमायाँ और इस पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर, उन्हें तीसरे टेस्ट मैच में आराम का मौका दिया गया है। इमामुल हक हिस्सा नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए तीसरे टेस्ट मैच में। और उसके साथ साथ एक ख़बर ये भी है कि मोहम्मद नवाज़ को रिलीज़ कर दिया गया है। वो जो पाकिस्तान की T20 प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें हारिस रऊफ़ हैं, ज़मान हैं और उसामा मीर हैं, वो उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ एक अफसोसनाक खबर ये है कि इब्रार अहमद, जो कि यहाँ से बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे और उनसे बड़ी तवक्कुआत भी वाबस्ता थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो खेल नहीं पाए हैं। उनकी इंजरी के हवाले से अपडेट ये है कि इब्रार अहमद पाकिस्तान वापस आएंगे। अपनी इंजरी की वजह से वो दौरा न्यूजीलैंड के लिए भी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनका रीहैब होगा और फिर कब वो फिट होते हैं, इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है वो आने वाले दिनों में तफसीलात ज़रूर बताएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक ये है कि हमारे अनफिट खिलाड़ियों की तादाद में एक और इजाफ़ा इब्रार अहमद की सूरत में हुआ है। उनकी जगह पर किसको लिया जाता है, इस बारे में मुख्तलिफ नामों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी गौर कर रही है कि किसको न्यूजीलैंड के लिए इब्रार के मुतबादल के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ इत्तला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद साहब ने भी अपनी ख्यालात का इजहार किया है। कल के मैच के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने बात की है। पाकिस्तान ने तीसरा टेस्ट मैच खेलना है। अब तवक्को ये की जा रही है, लोग तवक्को तो कर सकते हैं कि पाकिस्तान 1995 के बाद पहली मरतबा जब टेस्ट मैच जीतेगा ऑस्ट्रेलिया में, तो हो सकता है वो कप्तान शान मसूद हों। क्या पाकिस्तान की स्पेशलिस्ट स्पिनर को खिलाने की हिकमत अमली, साइम अयूब वाला जो शामिल हुआ है, उनकी जो शमूलियत हुई और शाहीन आफरीदी को जो आराम दिया गया, क्या वाकई ये बेहतर फैसले हैं? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जनाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम डार साहब। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल साहब, आप साइम अयूब, आपने कल भी तब्दीलियों की बात की थी, तो आप कैसे देखते हैं इस तब्दीली को जो कि साइम अयूब की सूरत में हुई है? और उसके साथ साथ साजिद खान, जो कि एक स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर हैं, उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने इस तीसरे टेस्ट मैच में मौका देने का फ़ैसला किया है कि वो टीम के लिए खेलेंगे। मेरे ख्याल में साइम अयूब जो है एक मैच विनर है और उसने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में और T20 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड आई थिंक ऐसे प्लेयर्स को पूरा चांस देना चाहिए। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इसको ऑल 3 मैचेस में खिलाना चाहिए था, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। एंड आई थिंक ये जो कल मैच स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आई थिंक अगर साइम अयूब किसी एक इनिंग में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो एक मैच विनिंग इनिंग खेलने की सलाहियत रखते हैं। साजिद खान अगेन इज़ अ वेरी गुड ऑफ स्पिन बॉलर, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनका एडिशन भी इस स्लो विकेट पे बहुत अच्छा साबित होगा। तो ओवरऑल आई थिंक दीज आर 2 गुड चेंजेस दैट पाकिस्तान टीम हैज़ मेड और इंशाल्लाह इस टेस्ट में भी पाकिस्तान एक बेहतर परफॉर्मेंस दे और हम जीत जाए मैच। तारीख़ रकम हो सकती है। वैसे तो आप देखें ना कि 1995 के बाद कल सब अभी तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीता नहीं है, तो ये 28 साल लगभग हो गए हैं कि हम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। इंशाल्लाह मुझे ऐसे लगता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज़ द टाइम और पाकिस्तान इंशाल्लाह डिलीवर करेगा, क्योंकि जिस तरह सेकंड टेस्ट में ये खेले हैं और ये 2 चेंजेस बहुत अच्छी चेंजेस हैं और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अच्छा इसमें जो है ना परफॉर्मेंस देगा। बहुत अच्छा इम्पैक्ट बैट्समैन है साइम अयूब, ही इज़ ए मैच विनर। सो 1 गुड इनिंग्स फ्रॉम हिम एंड ए कपल ऑफ गुड पार्टनरशिप्स लेटर, लाइक बाबर आजम से जो है ना, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मे बी वो ब्लास्ट करे इसमें। मोहम्मद रिजवान हैं, इसी तरह शान मसूद। सो ए कपल ऑफ गुड पार्टनरशिप्स डेफिनेटली पाकिस्तान को जो है ना टॉप ऑफ द गेम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इसके साथ साथ जो इब्रार अहमद की इंजरी हुई है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी एक बड़ी तादाद में उनको इंजरीज़ का, फिटनेस मसाइल का सामना रहा है। बदकिस्मती से इब्रार भी उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जो अपनी इंजरी की वजह से या फिटनेस मसाइल की वजह से पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपनी जो हमारी मेडिकल टीम है या खिलाड़ियों के जो खेलने का एक तसलसल है, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलते हैं, फिर पाकिस्तान के लिए भी हर वक्त खेलते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है आपके ख्याल में? डेफिनेटली। देखें, बात यह है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आपने खेलना होता है
तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं। वर्कलोड, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी इंटरनेशनल प्लेयर। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है, जो हमारे मेडिकल टीम है, उसको तमाम प्लेयर्स को जो है ना वो उनके साथ नेगोशिएट करें, बात करें और उस पर काम करें, ताकि इस तरह के जो है ना इश्यूज़, मेडिकल इश्यूज़, फिटनेस इश्यूज़ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अच्छा कल साहब, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की टेस्ट की कारकर्दगी की इस सीरीज़ में, जो कि 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान खेला है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़ें भी हुई हैं? गो कि हम हार तो गए हैं दोनों टेस्ट मैचेस, कोई अच्छी चीज़ आपको लगी हो जिससे हमें मुस्तकबिल में उसको और बेहतर कर सकते हो? बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी अच्छी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर एक समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में हमेशा शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे हमारे बैट्समैन आउट हुए। अभी आप पिछले दोनों मैचेस में देखें तो मोस्ट ऑफ द जो डिसमिसल्स हुए पाकिस्तानी बैट्समैन के, दे वर ऑन शॉर्ट पिच डिलीवरीज। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो भी कोचेज़ हैं वो इस पे क्यों उनको ट्रेन नहीं करते। एवरीबडी न्यू कि ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, इट्स अ टफ टूर, और इसमें हमारे बैट्समैन को प्रैक्टिस करवानी, दे शुड हैव ट्रेन्ड देम वेल, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑन शॉर्ट पिच डिलीवरीज। ये एक ऐसा इशू है, जब से मैं पैदा हूँ मैं देख रहा हूँ क्रिकेट, पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता है ऑन शॉर्ट पिच डिलीवरीज इन ऑस्ट्रेलिया, और वही आज हम देख रहे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये एक वीक लिंक है जिस पे पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए। जहाँ पॉजिटिव्स की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक शान मसूद इज़ डूइंग वेरी वेल एज ए कैप्टन, और इसी तरह बाबर आजम ने ठीक है कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, बट ही इज़ कमिंग अप एंड ही इज़ ए ग्रेट बैट्समैन, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह मे बी कल जो है नेक्स्ट टेस्ट मैच जो होने वाला है उसमें वो अच्छा परफॉर्म करे। इन द सेम वे बाकी जो हमारे बैट्समैन हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपने आप को रिदम में लेके आएँ और कुछ रन्स करें ऑन द बोर्ड। शाहीन अफरीदी को आराम का मौका दिया गया है तीसरे टेस्ट मैच में, इस पर मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं कल साहब। एक तो ये है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद हम T20 क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह देते हैं, यही वजह है कि तीसरे टेस्ट मैच के बाद चूँकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड खेलने के लिए जाना है और उन 5 मैचों की सीरीज़ को सामने रखते हुए शाहीन को आराम दिया गया ताकि वो T20 क्रिकेट में ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल पाएँ, या फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले भी होना है। तो आपको लगता है कि एक ये वजह हो सकती है, या फिर वाकई आप ये समझते हैं कि उनको जितना भी वक्त मिला है, उन्होंने चूँकि इन 2 टेस्ट मैचेस में बहुत लंबी बॉलिंग भी की है, खासे ओवर्स उन्होंने किए हैं इन 2 मैचेस में, तो वाकई उनको इसलिए आराम दिया गया कि उन रिकवर हो जाएं ज़्यादा बेहतर, और फिर पाकिस्तान के लिए जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान जाए तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से ना सिर्फ खुद खेल सकें बल्कि टीम की क़यादत भी कर सकें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 100 ओवर्स किए हैं इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस, और एज ए फास्ट बॉलर ये दिस इज़ टू मच। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इट्स ए गुड डिसीजन कि शाहीन को रेस्ट दिया जा रहा है, ताकि वो आगे जो आ रहे हैं 5 T20 मैचेस आ रहे हैं न्यूजीलैंड में, वो उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है। अच्छा आप लेकिन इस ख्याल से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में तरजीह जो है वो T20 क्रिकेट या शॉर्टर फॉर्मेट है वो ज़्यादा है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि हमारे जितने प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, कितने प्लेयर हैं जो 4 डे मैचेस की परफॉर्मेंस पे आ रहे हैं। इट इज़ द PSL टीम में आप परफॉर्म करें, T20 में परफॉर्म करें, तो आप जो टेस्ट भी खेल जाते हैं, आप 1 डे भी खेल जाते हैं। तो ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि हमें 4 डे मैचेस को जो है ना वो प्रेफर करना चाहिए। वहाँ पे बच्चों की परफॉर्मेंस देखें, वहाँ से हम टेस्ट क्रिकेट भी लेके आएँ, देन 1 डे मैचेस एंड देन इनटू द T20 गेम्स। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये हमारा जो थिंकिंग है, माइंड सेट है, हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें 4 डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे प्लेयर्स को लेना पड़ेगा इनटू द टेस्ट क्रिकेट 1 डे एंड देन द T20 गेम्स। ठीक है। अच्छा करण साहब, ये मौजूदा दौर में जब हम अपनी T20 टीम की बात करते हैं, तो अगर हम इंडिया को देखते हैं तो मुख्तलिफ अंदाज़ है काम करने का, उनकी क्रिकेट मैनेजमेंट के एतबार से, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तैयार करने के एतबार से। इसी बरस पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो आप समझते हैं कि अभी से हमें ये जहन बना लेना चाहिए कि कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में हो सकते हैं और हमें उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? बहुत अच्छी बात की, कल मैंने इसी बात पे इशारा दिया था। आप देखें कि जब इंडिया ने इम्प्रूव करना था तो उन्होंने राहुल द्रविड़ को अंडर 19 में लेके आए। 5 to 6 ईयर्स उन्होंने राहुल द्रविड़ को अंडर 19 में रखा, फिर एक खेप तैयार की और फिर उसके बाद उसको वो लेके आए इंटरनेशनल टीम में। तो इसी तरह हमें भी अपने जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा कोई भी प्लेयर जब इंटरनेशनल टीम में आता है तो आप देखें उसमें वो कोई इम्प्रूवमेंट हम नहीं देखते, जो जिस तरह वो आता है उसी लेवल पे वो खेलता जाता है। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है जो कि होनी चाहिए हमारे NCA के अंदर, वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। और सेकेंडली हमें डिफरेंट फार्मर्स के लिए डिफरेंट टीम्स पे जो है फोकस करना पड़ेगा। T20
फॉर्मेट एक डिफरेंट फॉर्मेट है, टेस्ट एक डिफरेंट फॉर्मेट है और वनडे डिफरेंट है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये आपका बड़ा जेन्युइन और पर्टिनेंट पॉइंट है कि हमें एक रिजर्व पूल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जिस टीम में भी किसी प्लेयर अनफिट हो जाए तो उसमें वो जाके परफॉर्म कर सके, रिजर्व पूल का कोई भी प्लेयर। लेकिन कल साहब ये जो आपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी की बात की है कि वहाँ पर मुनासिब अंदाज में काम नहीं हो पाता, ना तो फंड्स की कमी है, ना सहूलियात की कमी है, ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको हुकूमत की तरफ जाना पड़े, किसी और तरफ देखना पड़े, या फिर आपको कोई प्राइवेट लोगों की तरफ देखना पड़े फंड्स के लिए। किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी वो जो एक इंतज़ाम है वो बेहतर तरीके से क्यों नहीं है? प्रोफेशनल लोग बैठे हुए ना, क्रिकेटर से वहाँ पर है। बात आपकी ठीक है। देखें, सबसे पहली चीज़ आती है पैशन, कि जो लोग बैठे हुए हैं उनमें कितना पैशन है कि वो क्या देना चाहते हैं हमारे यंगस्टर्स को। अनफॉर्चुनेटली जो टीम में चला जाता है, जो वहाँ पे चला जाता है, वो बट आई एम सॉरी टू से कि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहे। उनके अंदर वो पैशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, वो डिलीवर करने की जो है ना वो विल नहीं है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग जो वहाँ पे जाते हैं उनके अंदर वो विल हो कि हमने ये काम करना है, हमने ये 10 प्लेयर्स पाकिस्तान को देने हैं। जो बैट्समैन हैं वो बैट्समैन पे काम करें, जो बॉलर्स हैं वो बॉलर्स पे काम करें, और इसी तरह फील्डिंग को जो है वो टीम की ओवरऑल फिटनेस और फील्डिंग को देखें। ठीक है, आपके ख्याल में पैशन नहीं, उसकी कमी नज़र आती है? पैशन की कमी है और कमिटमेंट डेडिकेशन की कमी है। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं करण साहब। बिल्कुल ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो लोग वहाँ पर लगाते हैं, ये तीनों चीज़ें आपके ख्याल में नज़रअंदाज होती हैं या कहीं ना कहीं समझौता किया जाता है इन चीज़ों के ऊपर? मैं नहीं समझता। आप मुझे ये बताएं कि कौन से पाकिस्तान के ऐसे कोचेज़ हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई ये मैंने 4 प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तान को दिए हैं। आज आप अगर आप इंडिया की बात करें तो राहुल द्रविड़ ने पूरे का पूरा एक बेंच जो है ना पीछे बैठाया हुआ है। नेशनल टीम के पीछे एक और पूरा खेप है। हमारे पास कौन से प्लेयर्स हैं? अगर एक फास्ट बॉलर अनफिट हो जाए, नसीम शाह जब अनफिट हुआ तो हमारे पास बॉलर ही नहीं था। तो देखें, बात यह है कि उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक पूल ऑफ प्लेयर्स तैयार करना है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब भी किसी को कोई असाइनमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल मिले तो सबसे पहले उनसे पूछें कि ये 10 प्लेयर्स हैं, इसके अलावा कौन से प्लेयर्स आप देखते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिनको आप ग्रूम करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो ताकि एक पूल ऑफ प्लेयर्स जो है वो इकट्ठा किया जाए, उनको तैयार किया जाए ताकि कल वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। तो दिस इज़ लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ पैशन। कल साहब, जब हम तीसरे टेस्ट मैच की बात करते हैं, 2 तब्दीलियाँ हुई हैं, जैसे कि इमाम को ड्रॉप किया गया एक तो हम किसी भी खिलाड़ी को जब शामिल नहीं करते टीम में तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम उनको आराम दे रहे हैं। तो ड्रॉप करने में, जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर ये कहने में क्यों हम हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं कि हम ड्रॉप कर रहे हैं? इमाम को भी तो ड्रॉप ही किया गया ना ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर। बिल्कुल ड्रॉप किया गया और पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। और मेरे ख्याल में हमेशा इंसान को बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए। साइम अयूब को अगर हम पहले टेस्ट में खिलाते, 3 पूरे मैचेस देते तो शायद पाकिस्तान आज एक मैच जीत चुका होता। तो मैं समझता हूँ कि बोल्ड डिसीजंस, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मोहम्मद हफीज़ जो है, जो अभी जस्ट उनको ये असाइनमेंट मिली है, ही विल टेक बोल्ड डिसीजंस। और एट द एंड ऑफ द डे आप काफ़ी चेंजेस देखेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड में अंडर दी डायनामिक लीडरशिप ऑफ मोहम्मद हफीज़। शान मसूद फिर दब तो नहीं जाएंगे कहीं मोहम्मद हफीज़ के साए में या उनके इख्तियारात के नीचे, या फिर वो रूल करना शुरू कर देंगे तो कप्तान कहीं दाएं बाएं हो जाएं? शान मसूद जो है ना वो एक पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और वो क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। और मोहम्मद हफीज़ को भी पता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट जो शान मसूद की है, दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये दोनों मिल के एक बहुत अच्छी टीम बनेंगे और एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट करेंगे और सप्लीमेंट भी करेंगे। कल साहब, ये जो शान मसूद वाला मामला है, आप समझते हैं कि जब आपने उनको टेस्ट मैच के लिए कप्तान का ऐलान किया है तो फिर साथ ही साथ उनको वनडे का फॉर्मेट का भी कप्तान का ऐलान कर देते कि वही वनडे में भी पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे, या फिर कुछ देखने की, कुछ इंतज़ार की पॉलिसी है, वो आपको बेहतर लगती है? मेरे ख्याल में ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। प्रॉबली ये मिस्टर ज़का अशरफ और बाबर आजम के दरमियान जो भी बातचीत हुई, ये उन्होंने जानबूझ के एक वेकेंट छोड़ा है ताकि प्रॉबली बाबर आजम को जो है ना वो मे बी जिस तरीके से, बुरी तरीके से, एज ए द चैम्पियन बैट्समैन, डेफिनेटली द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड, जिस डिसग्रेसफुल तरीके से उसको उतारा गया फ्रॉम द कैप्टनसी,
तो आई थिंक वो एक रखा गया है ताकि मे बी एट ए लेटर टाइम फ्रेम उनको कुछ दिया जा सके या उनको कुछ दिखाया गया। आपको लगता है वाकई आप भी ये समझते हैं कि नामुनासिब अंदाज था जब उनको कप्तानी से हटाया गया? बहुत ही नामुनासिब। देखें, हीरोज़ मस्ट बी रिस्पेक्टेड। बाबर आजम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैट्समैन है और उसको आपने कप्तान बनाना है या नहीं बनाना, वो बहुत ग्रेसफुल तरीके से जो है ना, जो भी होना है वो होना चाहिए था। ये बहुत ही इट वॉज ए डिस्ग्रेसफुल एक्ट और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमारी जो मैनेजमेंट है उनको ऐसे फैसले करने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन ज़का साहब तो बहुत मंजे हुए एक बिजनेसमैन हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, दूसरी मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, पाकिस्तान में कई अहम तंजीमें हैं जिनकी वो सरबराही करते रहे हैं, और आप समझते हैं कि उनके होते हुए भी इस तरह के फ़ैसले, ये तो फिर उनकी सलाहियत के ऊपर सवालिया निशान लगेगा। ज़का अशरफ साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। इधर हम बात कर रहे हैं पीसीबी चेयरमैन की, सो ये दो डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं। मैनेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एक डिफरेंट चीज़ है, बिजनेस रन करना एक डिफरेंट चीज़ है। तो आई थिंक हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा बिजनेसमैन नहीं, ये सुनते हैं हम कि जी कोई कॉर्पोरेट कल्चर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई उधर से आएगा, वो ज़्यादा अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है। लेकिन आप ये समझते हैं कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक मुख्तलिफ काम है। पाकिस्तान में जब आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं तो सेठ कल्चर पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। कॉर्पोरेट सिर्फ वहाँ पे है जहाँ पे ओनर जो है वो ही सेटिंग ऑन वन साइड और प्रोफेशनल जो है ना वो लीड कर रहे हैं उस बिज़नेस को। यहाँ पे तो सेठ कल्चर हमारे बिजनेसेस में, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में। सो देयरफॉर यू कैन नॉट से कि एक जो प्रोफेशनली तगड़ा बंदा है वही ऊपर बैठा होगा। सो वो कॉर्पोरेट कल्चर हमारे जो है ना वो इनमें ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। और ये क्लासिकल कॉर्पोरेट बिजनेस, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पर फिर प्रोफेशनल्स को आगे नहीं लाया जा सकता कि वो चलाएं, वो रन करें चीज़ों को। यहाँ पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो भी हो, भले इस वक्त ये हैं, इससे पहले कोई और होगा, इनके बाद कोई और होगा, अगर ये सब लोग अपने अपने इदारों में प्रोफेशनल्स को लाते हैं और उनसे कहते हैं जी इस बिज़नेस को आप चलाएं और उसको हम सिर्फ आपके टेक्निकल सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, यहाँ पर तो फिर अपनी मर्ज़ी को लोगों को इधर से किसी को ले आए, इधर से किसी को ले आए, उधर से किसी को पकड़ लिया, इधर से किसी की आवाज़ आई उसको लगा दिया, वो ऊपर से किसी का फ़ोन आया उसको लगा दिया, वो बहुत ऊपर से किसी ने कह दिया है वो आ गया लेके तो उसको लगा दिया। यहाँ पर फिर प्रोफेशनल्स क्यों नहीं लगाए जाते? आना ही प्रोफेशनल को चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत ही यूनिक इदारा है जो हमारे प्लेयर दे रिप्रेजेंट द कंट्री। तो यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन प्रोफेशनल्स को ही आना चाहिए और पीसीबी चेयरमैन भी जब एक प्रोफेशनल ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके उसको ही आना चाहिए। और इस अपॉइंटमेंट का किसी पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का यस, ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, ना वो PMLN से हो, ना ही PTI से। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो एक न्यूट्रल ऐसा शख्स जिसको अपना काम आता है, जिसको ही नोज़ के मैंने किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडमिनिस्टर करना है, किस तरह मैनेज करना है, किस तरह मैंने प्लेयर्स को आगे लेके चलना है। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन ए बिजनेसमैन और ए पॉलिटिशियन। अच्छा कर्नल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब हम पाकिस्तान में ये कहते हैं कि किसी सियासी जमात का अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सुनने में ही आता है, बल्कि देखा गया है कि सियासत के बगैर कोई काम ही नहीं होता। जो मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी कहीं ना कहीं उनका सियासी पस मंज़र है और वो भी किसी सियासी ताल्लुक़ की वजह से मौजूद हैं। ये ख़त्म कैसे होगा मामला? मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखें, जब मेरे और आप जैसे बंदे जो छोटे आप जैसे यस मेरे और आप जैसे बंदे जब जो छोटे छोटे क्लब्स में जाके टाइम गुजारते हैं, ऐसे लोगों को, छोटे छोटे लोगों को आप किसी एक जो है ना जो क्लब में टाइम स्पेंड करता है, क्रिकेट क्लब के, उनको लेके आएँ आप ऊपर, उनको बिठाएं। दे नो दी प्रॉब्लम्स के एक क्रिकेट क्लब में प्रॉब्लम्स क्या हैं। एक बिजनेसमैन को या एक पॉलिटिशियन को या एक पॉलिटिकल फिगर को क्रिकेट का नहीं पता। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मैं ज़का अशरफ साहब के या नजम सेठी साहब के या मैं किसी भी पीसीबी चेयरमैन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आई लव दम ऑल, देर ऑल गुड ह्यूमन बींग्स और मेरे ज़ाती तौर पर उन सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिक्स से आज़ाद कर देना चाहिए। साहब, ये तो आप एक खालिस पाकिस्तानी की और एक क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले की बात कर रहे हैं। जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है वो चाहता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। कुछ लम्हे तो मुझे खामोश होना पड़ गया कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट को
सियासत से आज़ाद कर देना चाहिए। यहाँ पे तो सुनने में आता है कि खिलाड़ी अपनी भी सियासत करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप ऊपर पॉलिटिशियंस बैठाएंगे तो नीचे भी पॉलिटिशियंस ही पैदा होंगे। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप इसको प्रोफेशनल्स के हवाले कर दें एंड लेट देम रन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मेरी दरख्वास्त है, जो इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और जो भी आगे जो भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फॉर गॉड सेक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज़ाद कर दें। गिव इट टू द प्रोफेशनल्स जिनका पैशन है, जो डिलीवर करना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन ना हों, जो पॉलिटिशियंस ना हों, प्रोफेशनल्स के हवाले कर दें इसको। और द पीपल ऑफ पाकिस्तान लव क्रिकेट। क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जो पाकिस्तानी आवाम को कनेक्ट करती है। एवरी पाकिस्तानी लव्स क्रिकेट। तो ऐसे लोग लेके आएँ जो डिलीवर करना जानते हैं, जिनकी ये जो दिलो जान से प्यार करते हैं क्रिकेट से, जो क्लब लेवल की क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं, उनको लेके आएँ और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे लेके चलें। खैर साहब, जब हम इस टूर की बात कर रहे हैं तो ये तीसरा टेस्ट मैच है। सऊद शकील जब पाकिस्तान से गए तो वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद और उनके बारे में बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, और उनके गुफ्तगू की वजह यही थी कि वो इससे पहले जहाँ जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो आप किस तरह से देखते हैं सऊद शकील को इस दौरे पर कि जब तवक्कुआत के मुताबिक वो उस खेल का मुजाहरा नहीं कर पाए जो ऑस्ट्रेलिया से पहले उन्होंने किया था? देखिए, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेलने के लिए एक डिफरेंट स्किल्स चाहिए। वहाँ पे यू हैव टू बी गुड ऑन द बैक फुट। वो प्लेयर जो शॉर्ट पिच को अच्छा खेलेगा, कट खेलेगा, पुल हुक खेलेगा, वही कामयाब होगा। आप देखेंगे साइम अयूब जो है ना, इंशाल्लाह ही विल परफॉर्म वेरी वेल बिकॉज ही प्लेज ऑन द बैक फुट, और वो शॉर्ट पिच को पनिश करेगा। कट अच्छी है उसकी, पुल अच्छी है, हुक अच्छी है। तो देखें, बात यह है कि सऊद शकील जो है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड यंगस्टर, ही इज़ डूइंग वेल। लेकिन एक बैट्समैन के लिए रनज़े करना ऑस्ट्रेलिया में इट्स डिफ़िकल्ट। वही करेगा जो बैक फुट पे जाके पंचेस जिसको अच्छी आती हैं, जो शॉर्ट पिच खेलेगा। तो आई थिंक अभी काफ़ी काम होने की ज़रूरत है सऊद शकील पे। कर्नल साहब, अभी आपने जिक्र किया कि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सियासत से आज़ाद कर दें, लेकिन ऐन उसी वक्त फ़ौरी तौर पर मेरे जहन में ये बात आई है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास ही जाना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने हर किसी बड़े काम के लिए, क्योंकि उनके इख्तियारात महदूद हैं। और अब जो कि टीवी राइट्स वाला मामला था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई लगभग 8, 10, 12 अरब रुपए के मुआहदे करने हैं आइंदा बरसों के लिए, तो उसके साथ साथ भी जो अहम तकरीरियाँ हैं या जो अहम फैसले हैं उसकी तो इजाज़त भी हुकूमत से लेना पड़ रही है। तो ये तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आती है। आप काइंडली, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, आप ज़रा दोबारा इसको। 8-10 अरब की मीडिया राइट्स, यस बिल्कुल मीडिया राइट्स, उसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर कुछ करना है, फैसला करना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त के जो एमसी के चेयरमैन हैं वो नहीं कर सकते, उनको हुकूमत से इजाज़त की ज़रूरत है। उन्होंने अगर किसी भी एक क्रिकेट पैशनेट बंदे को लगाना है कि ये मैं इसको ग्रास रूट की क्रिकेट देता हूँ, ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी को असर-ए-नौ उसकी तंजीम करे, ये पाकिस्तान के क्रिकेट को दोबारा से नए और जदीद खतूत के ऊपर इस्तवार करे, ये पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिए मुल्क के तूलो अर्ज़ में काम करे, किसी भी एक शख्स को ऐसे को लगाने के लिए भी उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से, अपने पैटर्न साहब से इजाज़त की ज़रूरत है। ठीक कह रहे हैं आप। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान में ये जो बिडिंग का प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टेलीविज़न पे बैठ के, एक स्पोर्ट्स चैनल पे बैठ के, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अच्छा नहीं है कि हम डिस्कस करें। इसकी बहुत सीरियस रेपरकशंस हैं, और बहुत सारे लोग जो आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो आपको भी पता है कि वो क्यों आते हैं। और मेरे हाल में इतना ही काफ़ी। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये कि इन बिड्स के लिए ही आते हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। डेफिनेटली देखें, ये भी एक उसमें हिस्सा है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जी टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब ने। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रऊफ साहब, ये जो पाकिस्तान के तीसरे टेस्ट मैच के लिए शाहीन आफरीदी को आराम करवाया गया है, वर्कलोड मैनेजमेंट को सामने रखते हुए, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? और आप समझते हैं कि कहीं ये तो नहीं है कि एक तो बात सुनने में आती है कि पाकिस्तान में T20 क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, उस वजह से उनको अगले जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैचेस हैं उनको देखते हुए ये फैसला करना पड़ा है? जी बिल्कुल, आप साहब सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी प्रायोरिटीज़ में टेस्ट क्रिकेट शामिल ही नहीं है, और ना ही लॉन्ग फॉर्मेट शामिल है, क्योंकि पैसा सिर्फ T20 क्रिकेट में है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रायोरिटी सिर्फ T20 क्रिकेट है, और पूरा बोर्ड उसी के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ नहीं, क्योंकि हमने इसी में शोर उठाना शुरू कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज़ हार गए। आप जो होम सीरीज़ है पाकिस्तान की, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान खेला है,
या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज खेला था या न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ड्रा सीरीज खेला, उसके रिजल्ट देख लें। दोनों सीरीज पाकिस्तान हारा, न्यूजीलैंड से बामुश्किल ड्रा करने में कामयाब हुआ। आपके जितने फास्ट बॉलर थे सब वो तीनों सीरीज से भाग गए थे। तो ये प्रॉब्लम तो काफी अरसे से चल रहा। उसके बाद जिस तरह आपका वर्ल्ड कप में कोलैप्स हुआ बॉलिंग का, बैटिंग का और हर चीज का, उसके बाद अजीबोगरीब उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया रहा, जिस तरीके से इन्होंने टीम सेलेक्ट की है। आप देखें कि अबरार अनफिट था, उसको साथ इन्होंने 50 दिन वर्ल्ड कप में साथ रखा, उसके प्लान का हिस्सा नहीं था, कोई मैच नहीं खिलाया और वहां से सीधा उठाया। ना उसकी कोई प्रैक्टिस थी, ना फर्स्ट क्लास की उसको क्रिकेट खेलने दी पाकिस्तान में, और ऑस्ट्रेलिया ले गया और वहाँ पर पूरा सीरीज वो बाहर बैठा रहा और अब अगली सीरीज से भी बाहर हो गया। उसके बाद नवाज को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया टेस्ट मैच खेलने के लिए, और उसकी परफॉर्मेंस पिछले 2 साल की T20 जो उसका फॉर्मेट है उसमें भी बिल्कुल नहीं है, तो उसको टेस्ट मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और बिल्कुल बाहर बैठा के अब उसको अब आगे T20 के लिए भेज दिया। तो इनकी प्लानिंग अजीबोगरीब किस्म की है। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अपनी वो एक आप कहते हैं ना पंजाबी में कि दिहाड़ी लगाने आते हैं, तो वो लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जी ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं इनकी पेस बड़ी ज़ेर बहस रही ऑस्ट्रेलिया में कि पाकिस्तान के पेसर्स जो हैं, ये एक दौर था पाकिस्तान का जब 140, 45, 50 या उससे भी ज़्यादा 160 तक शोएब अख्तर गेंदबाजी करते रहे। वसीम वक़ार का दौर, उससे पहले सरफराज इमरान खान साहब का दौर। इस दौरे में पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रही है वो पाकिस्तानी बॉलर्स की रफ्तार रही है। आपके ख्याल में इसकी रफ्तार गिरने की वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह बेसिकली तो यही है कि एक तो इंजरीज हैं और दूसरा उसके बाद इनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, और तीसरी चीज़ ये है कि जब हमारे ये यंगस्टर्स आते हैं नीचे से रॉ टैलेंट आता है और उसके बाद ऊपर इनको उस तरीके से पॉलिश किया जाता है। जो हमारा कोचिंग स्टाफ है वो ज़्यादातर उनमें उनकी एजुकेशन नहीं है, कोई मैट्रिक फेल है, कोई मैट्रिक पास है, और सारे के सारे इसी तरह पाकिस्तान टीम से लेके आप सईद अजमल को देख लें, उमर गुल को देख लें, अभी जुनैद खान को जूनियर टीम के साथ लगाया, फिर वो ज़का अशरफ ने अपना एक भतीजा लगाया हुआ पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ, फिर हारून रशीद का एक भाई है वो लगा हुआ पाकिस्तान की टीम के साथ फास्ट बॉलर्स के साथ। तो जब आप इस तरह के रेडिकुलाइज्ड डिसीजन करेंगे तो फिर आगे सारी चीज़ सफ़र करेगी, क्योंकि बेसिक जो बायोमैकेनिक्स है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के, वो जो लॉन्ग फार्मेट है उसके साथ मुताबिकत नहीं रखते। यही वजह कि T20 में तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, 2 या 3 या 4 ओवर उनमें करने होते हैं, मगर जैसे ही थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में आते हैं, वनडे या टेस्ट मैचेस में आते हैं, तो वो स्ट्रगल शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके जो अलाइनमेंट है बॉडी की वो उस लॉन्ग फॉर्मेट के साथ मुताबिकत रखती ही नहीं है और ना ही उसको सही किया गया है। क्योंकि इसकी मैं सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल देता हूँ। इसकी जो आप खुर्रम शहजाद हैं, इनको 2000 आज से कोई 6 साल पहले लॉर्ड कलंदर का डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसमें मैंने ही सिलेक्ट किया था सरगोदा से। तो अब मैंने उस वक्त भी देखा था कि इसी सेम एक्शन से बाहर से बॉलिंग कर रहे थे, और 6 साल के बाद क्योंकि मैं किसी सेटअप का हिस्सा नहीं रहा, तो आज मैंने इनको टेस्ट मैच में देखा ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उसी तरीके से बॉलिंग कर रहे थे जिस तरह 6 साल पहले ये आए थे। ये तो हाल है हमारे कोचिंग स्टाफ का है, जो 7 लोग काम कर रहे हैं उनका, कि एक माइनर सा जो फॉल्ट था एक बॉलर का, उसको वो 6 साल में दूर नहीं करा सके, और उसके बाद टेस्ट मैच में उसी तरीके से उसको खिला दिया। तो ये मसला, इस वजह से पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उनकी इंजरीज वगैरह हो जाती हैं। ये जो नसीम शाह वाली इंजरी है, आपके ख्याल में कितना वक्त उनको लग सकता है, या फिर PSL खेलते हुए उन्हें कुछ जल्दी करनी चाहिए? हम शाहीन अफरीदी की केस में ये देख चुके हैं कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे और उनको खिलाया गया और फिर वो दोबारा उन्हें मसला हुआ। अब इस वक्त जब नसीम शाह, जो कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बेहतर गेंदबाज माने जाते हैं नए और पुराने गेंद के साथ, आपके ख्याल में उनको भी मुनासिब वक्त देना चाहिए कि मुकम्मल तौर पर वो रिकवर हों और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस मैचेस मिलें, फिर उनकी मैच प्रैक्टिस को देखा जाए और फिर फैसला किया जाए, या फिर ठीक है PSL आ रहा है खिला दिया जाए? अच्छा, बात इसमें ये है, टेक्निकल एक इशू है जो आपने रेज किया, उसमें यह है कि जो हमारे शाहीन अफरीदी थे, क्योंकि वो बेसिकली वो भी नी डोमिनेट बॉलर थे, और नी डोमिनेट बॉलर का जब लेगामेंट इंजर्ड हो गया, जिसपे फ्रंट का जो फ्रंट लेग का सारा डिपेंड करती है बॉलिंग के दौरान, तो उसको उन्होंने सरवाइव करने की कोशिश किया, क्योंकि नी डोमिनेट बॉलर अब ना तो वो बैक के साथ बॉलिंग करता, ना शोल्डर के साथ बॉलिंग कर सकता, और ना ही दूसरे बड़े मसल को वो यूज करता है। तो इसी वजह से जो शाहीन का प्रॉब्लम हुआ कि जल्दी रिहेबिलिटेशन के बाद जल्दी वापस उनको लाया गया, और उसके बाद उनका सारे का सारा जो बायोमैकेनिक था और अलाइनमेंट थी वो खराब हो गई, और अभी उनकी पेस डैमेज हो गई। अब जो प्रॉब्लम है नसीम शाह का, आपने बात की है, तो नसीम शाह का भी बेसिकली वो शोल्डर बॉलर हैं,
और उनकी जो बॉलिंग का 90% डिपेंड उनका शोल्डर पे है, क्योंकि जो उनका अगर नीचे से आप अलाइनमेंट देखें उनकी टांगों की, तो वो इतनी, आप उसको कोई 100 में से कोई 50 नंबर उसको दे सकते हैं, आप उसको 100% परफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो शोल्डर डोमिनेट बॉलर हैं। और अब उनका शोल्डर ही इंजर्ड हुआ, और उसकी इंजरी की बेसिक वजह भी जो पाकिस्तान की नाल मैनेजमेंट थी वो थी। अब रोटेटर कफ इंजरी के जो नॉर्मली उसका ड्यूरेशन है वो तो मेरा ख्याल है कि इनका कंप्लीट हो चुका है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो इनका बाकी पार्ट्स हैं वो अगर उनको थोड़ा सा अलाइंड ना किया गया और उन पर थोड़ा सा वेट शिफ्ट ना किया गया, तो फिर ये शोल्डर इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा PSL में। तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इनका पैनल है या कोचिंग पैनल, उसको देखना पड़ेगा कि किस हद तक इसको ठीक करने में कामयाब होते हैं। मोहम्मद हफीज़, उमर गुल, सईद अजमल, अब जुनैद खान को पाकिस्तान के अंडर 19 टीम का कोच मुकर्रर किया गया। बॉलिंग यासिर अरफात भी आ गए हैं, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के साथ हैं। तो आपको लगता है ये सब वो लोग जो कि गुज़िश्ता 20 बरस में क्रिकेट खेले, इनके आने से पाकिस्तान में जो कोचिंग के हवाले से चीज़ें हैं कि अपने कोचेज़ पर हमें निसार नहीं करते, ये वाला तासुर कुछ ख़त्म होगा? हाँ साहब, मेरा तो सिर्फ एक ही पॉइंट और एक ही एजेंडा है, वो है एजुकेशन। मैं उसके अलावा बात ही नहीं करता, ना मैं किसी चीज़ को मानता हूँ, ना मैं इनकी किसी एंगल को समझ सकता हूँ, ना मैं लॉबी को मानता हूँ, और ना ही मैं इस तरह के जो 2-2 3-3 दिन के कोचिंग कोर्स करके ये आ जाते हैं, ना मेरे नज़दीक उनकी कोई वैल्यू है। मेरे ख्याल में तो मैं डिग्री को मानूंगा, जिसके पास डिग्री होगी, क्योंकि अगर आपने रिप्लेस करना है जो आपके फॉरनर कोचेज़ हैं, तो फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट उसी तरीके से उसी टाइम पे करेंगे जब आप, और ये जो आपके फार्मर कोचेज हैं उनको आप रिप्लेस उसी वक्त बेहतर तौर पर करेंगे जब आपके पास एजुकेशन होगी, आपके पास डिग्री होगी। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, और आप मैट्रिक फेल हैं या मैट्रिक पास हैं, और आप उसके बाद आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं फार्मर जो हाईली क्वालिफाइड कोचिंग स्टाफ है उसकी, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम उसी वो जो जिस तरह वो कहते हैं ना, कुएं का मेंढक जो होता है उसी जगह पे घूमता रहता है, तो फिर उसी जगह पे हम घूमते फिरते रहेंगे। ये लोग स्टोरी टेलर्स हैं, स्टोरियाँ वगैरह सुनाएंगे और चले जाएंगे। और ये इनको जो 2-2 3-3 4-4 दिन के कोचिंग कोर्स इन्होंने लेवल 3 या लेवल 4 करवाए हुए हैं, ये भी इनकी असाइनमेंट ये खुद तो लिख नहीं सकते, किसी ने इनकी असाइनमेंट बनाई हुई है और लिख कर दी हुई है इनको। तो उसके बाद ये आगे क्या इम्पैक्ट डालेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट पर या पाकिस्तान टीम पे या पाकिस्तान के यंगस्टर पर? फिर यही होगा कि जो आपके यंगस्टर है, जिस तरह आज सारे अनफिट होकर बाहर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आगे भी रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ साहब, आपने अपना वक्त दिया और कीमती ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाए। कर्नल साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान के लिए लोगों को ये उम्मीद ज़रूर दिलाई है कि पाकिस्तान तीसरा टेस्ट मैच जीत सकता है इंशाल्लाह। और आपने ये भी कहा है कि साइम अयूब एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं और वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन तीसरा टेस्ट मैच, जो कि सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच है, वो शुरू हो रहा है। पाकिस्तान ने कुछ हिस्सों में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको मुसलसल और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ती है। इसी दुआ के साथ कि कल का दिन जब पाकिस्तान अपने तीसरे टेस्ट मैच के लिए मैदान में उतरे, तो इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर पाकिस्तान टीम ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म से आप सबसे इजाज़त चाहता है। ज़िंदगी ने वफा की, सांसें चलती रहीं, आँखें खुलती रहीं। तो आपसे मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।